नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। मानसून से प्रभावित हुई चार धाम यात्रा, केदारनाथ में हेली सेवा ठप, वहीं 17 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। सैन्य धाम के लिए खास होगा 3 जुलाई का दिन, रखी जाएगी अमर ज्योति की आधारशिला। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार वन प्रभाग ने कसी कमर, 23 गश्ती टीमों को किया तैनात। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, यात्रा मार्ग जगह जगह पर हो रहे हैं बाधित, सड़क पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी। उत्तराखंड में 22 आईएएस और 5 पीसीएस समेत 36 अधिकारी के हुए तबादले। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे कई जगहों पर मार्ग बाधित हो रहा है। केदारनाथ की बात करें तो धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश का असर चार धाम यात्रा पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भक्तों को पैदल मार्ग से धाम तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केदारनाथ धाम और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने के चलते यात्रियों को विभिन्न पड़ावों पर रोक दिया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड हाईवे तरसाली में सुबह से अवरुद्ध रहा। मार्ग खोलने के लिए जेसीबी द्वारा मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे छिनका को 17 घंटे बाद खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए डोईवाला तहसील प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। नगर पालिका प्रशासन ने सौंग, सुसवा और जाखन नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। साथ ही नदी में बाढ़ की संभावना को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। तहसील, पुलिस और नगर पालिका के साथ आपदा प्रबंधन टीमें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य वन विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा, जिसमें वन्य पौधों के अलावा फलदार पौधों को भी लगाया जाएगा, जिससे वन्य जीवों को भोजन की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र में आने से रोका जा सके। ऋषिकेश स्थित केंद्रीय नर्सरी में निरीक्षण के लिए पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नर्सरी में मौजूद लगभग 63 से अधिक प्रजातियों के पौधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नर्सरी परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपते हुए केंद्रीय नर्सरी का नाम चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट के नाम पर रखने की घोषणा की। केंद्रीय नर्सरी में आया हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं 65 प्रजातियों के तकरीबन 5 लाख प्लांटेशन का यहाँ पर किया जा रहा है, और जिसमें आज कुछ सकलानाधीन के लिए भी कुछ पौधा आज भेजे गए। और कुल मिलाकर के इस नर्सरी को हाईटेक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस नर्सरी को एक मॉडर्न नर्सरी के रूप में विकसित करके इसके पूरे प्रदेश में इस मॉडल को ले जाकर के इसी पे आगे बढ़ने का काम करें, ताकि अच्छा प्लांटेशन में उपलब्ध हो। क्योंकि इस वर्ष हम राज्य में करीबन 2 करोड़ 30 लाख पौधारोपण करने का हम लोगों का लक्ष्य है पूरे प्रदेश की सभी डिवीजन में, और जिसमें से केवल भागीरथी सर्किल में जो 6 डिवीजन हैं, इसमें 38 लाख 38 लाख के आसपास हम लोगों को पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया। और इसमें विभिन्न प्रजातियों की घास प्रजाति, झाड़ी प्रजाति, वृक्ष प्रजाति, फलदार प्रजाति और औषधीय प्रजाति, सभी तरह की प्रजातियों पर प्लांटेशन किया जा रहा है। और खासकर जो एक किस्म से जो समाप्त हो रही हैं प्रजातियाँ, उन पर भी इस नर्सरी में काम किया गया, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और कुल मिलाकर के हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि वन पंचायतों के माध्यम से, जहाँ हमारे फॉरेस्ट डिवीजन के माध्यम से एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें जहाँ जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकने के लिए जंगलों में और वन पंचायतों में फलदार पेड़ लगाना हो। अब खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उपाध्याय और प्रमिला रावत के नेतृत्व में मसूरी के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि आगामी 24 और 25 जुलाई को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का महाअधिवेशन होगा, जिसमें पार्टी में सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और नए लोगों को पार्टी में जगह दी जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल का नाम बदलने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को उत्तराखंड क्रांति दल की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर की कमेटी के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा भी की जाएगी। जयप्रकाश उपाध्याय और प्रमिला रावत ने बताया कि पार्टी कुछ नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल को अपनी बपौती समझ लिया है, उन्हें ससम्मान दल से विदाई दी जाएगी। महाधिवेशन है और महाधिवेशन 24-25 जुलाई को होता है। मसूरी में हमने महाधिवेशन की घोषणा कर दी है। उस परिप्रेक्ष्य में टेहरी, चमोली, उत्तरकाशी सब हम लोग भ्रमण कर चुके हैं। पूरे और जगह हम भ्रमण करने जा रहे हैं। नैनीताल हम लोग बात कर रहे हैं। तो सभी पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी इसमें बनने जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल एक बड़े मजबूत विकल्प के रूप में यहाँ पर उभरेगा। थोड़ा सा जैसे प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे कि उत्तराखंड क्रांति दल का थोड़ा नाम बड़ा गलत हो गया है, ये निश्चित तौर पर हम स्वीकार करते हैं।
कि बड़े नेताओं की कमी के कारण से हम लोग आज हाशिए पर हैं, प्रदेश का नुकसान हो रहा है। हमने अपने बड़े वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि आप आइए, ससम्मान आपका स्वीकार है, आप मसूरी में आइए, अपना आशीर्वाद दीजिए, एक नया नेता चुनिए, राज्य को नए विकल्प की आवश्यकता है, आपका स्वागत है। लेकिन केवल लड़ाई करने के लिए आप आएंगे, उसको स्वीकार नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल की नई पहल हम लोगों ने की है, नई युवाओं को हम जोड़ रहे हैं, नई महिलाओं को जोड़ रहे हैं, नई राज्य आंदोलनकारी जो हमारी पुरानी ताकतें हैं, बिखरी हुई ताकतों को इकट्ठा कर रहे हैं। और मसूरी में हम इस पूरी ताकतों को, आपको दिखेगा अभी मसूरी में कि ये पूरी ताकत हमारे साथ आई है। और लेकिन हम लोग नए सिरे से सब कुछ करना चाहते हैं। अगर यदि कहीं नाम पर विवाद करना चाहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का विवाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, भारत निर्वाचन आयोग में चला जाता है। तो केवल नाम, आप पंजीकृत पार्टी हैं, दो आदमी उसको लेकर कोई इधर लड़ रहा है, कोई उधर लड़ रहा है। अगर यदि नाम को भी खींचना होगा तो वो कहेंगे तुम नाम रख लीजिए अपना, हम अपना दूसरा नाम रख लेंगे, दूसरा परिवर्तन कर देंगे। लेकिन 24-25 जुलाई को मसूरी में अधिवेशन होगा। तीसरे विकल्प में हम ऐसा विकल्प बनाएंगे जो क्षेत्रीय विकल्प पहला विकल्प कहलाएगा। इसके हमने रूपरेखा तय कर ली है, तो हम 24-25 जुलाई को अधिवेशन करेंगे। देखिए, हमारा 24-25 जुलाई को द्विवार्षिक महाधिवेशन मसूरी में होना तय हुआ है और निश्चित तौर पे उपरांत 45 साल का हो गया आज। और 45 साल में इसी मसूरी में, इसी जगह में रात को 1 बजे 1974 को 1979 में हमारा उत्तराखंड क्रांति का गठन हुआ था। पहले तो 7, 8, 10 दिन, 2-4 महीने तक चर्चाएँ चलती रही। हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें बैठे रहे। अभी बिपिन नौटियाल जी, उनियाल जी, अभी उनकी डेथ हो गई। हमारे श्रीनगर से अभी मदन मोहन नौटियाल जी है। तमाम हमारे संस्थापक जो सदस्य थे, उन्होंने रात को इसकी घोषणा करी उत्तराखंड क्रांति दल का नया नाम देकर कि इस प्रदेश में एक क्षेत्रीय पार्टी होगी, तभी इस प्रदेश का भला हो पाएगा। लेकिन देखिए, जनता को ठगा है हमारे नेताओं ने। हमें कोई इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम भी 20-25 साल के कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, और मैं स्वयं पूर्व प्रत्याशी हूँ। मसूरी विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ चुकी हूँ। हम लोगों ने तन मन धन से जनता के बीच हम लोग जाते हैं। और हमारे जो बड़े शीर्ष नेता हैं, वो 4 दीवारी के अंदर बैठ के ये तय करते हैं कि ये अध्यक्ष बनेगा, वो कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है, बहुत नया होगा। 24-25 जुलाई को पूरी जनता को हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि सब लोग आइए और तीसरे विकल्प के रूप में हम लोग बनेंगे। और निश्चित तौर पे जनता का हम विश्वास जीतेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और जनता के सुझाव हम लोग लेंगे कि कैसे हम इस दल को आगे बढ़ाएंगे। अब खबर चमोली जिले के नंदानगर घाट से है, जहां सुतोल कनोल मोटर मार्ग पर PMGSY द्वारा सड़क पेंटिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी घटिया गुणवत्ता को लेकर एक वीडियो बनाया गया है, जिस वीडियो को पहाड़ टीवी को भेजा गया, जिसमें आरोप लगाए गए कि PMGSY के ठेकेदार द्वारा यहां लीपापोती की जा रही है और जनता के पैसों को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। जिसके बाद हमारी बात PMGSY के अधिशासी अधिकारी सचिन कुमार से हुई, तो उन्होंने बताया कि ये मई में पेंटिंग की गई थी। उस दौरान बरसात के कारण पेंटिंग उखड़ने लगी, जिसे बरसात के बाद ठीक करवा लिया जाएगा। उत्तराखंड में समय समय पर शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग के वीडियो सामने आते हैं। यहां आरोप लगते हैं कि ग्राहकों से 10 से 20 रुपए बोतलों पर अतिरिक्त लिए जाते हैं। वहीं अब उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील के अंतर्गत बर्नीघाट स्थित शराब की दुकान में बियर के केन की ओवर रेटिंग को लेकर एक ग्राहक और सेल्समैन के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ओवर रेटिंग की बात सामने आ रही है। सिम्बा बियर, सिम्बा है, सिम्बा बियर, इसका क्या प्राइस है? 145, 140 MRP है। 140 MRP है। चला रुकना तो यार, गरम ले ले मेरे भाई, हैं गरम ले ले, वही दे देंगे 140। आपका कौन सा एथोराइज है कि आप गरम बरो बेचोगे? तो उसका थोड़े, फिर तो कोल्ड ड्रिंक वाला 200 पैसा लगेगा। तो चुप रहना। 145 मैं तो इसको मानता हूँ, ये वाला। एक ही बात है। एक मिनट भाई साहब, मेरी बात सुनो एक बार। मैं तो ये वाला प्राइस मानूंगा, ये वाला। बढ़ जाते हैं यार प्राइस। एक बार फट्टे का रेट बताइए एक बार अपना। वही है 100, फट्टे का रेट 150। फट्टा बताइए एक बार। कहाँ दिखाते हैं यार ऐसा? तो फिर क्या मतलब, फट्टे का रेट बताओ एक बार आप। करते हो क्या ठेके में काम? हैं करते हो? मैं करता हूँ, नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं मायने रखती है। मैं फट्टे का रेट बता दो मेरे को। पूछ रहा हूँ। अब ये पेमेंट लो, मुझे नहीं चाहिए। आप 500। अब खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां कानपुर विधायक उमेश कुमार सहारनपुर के जिला अस्पताल में चंद्रशेखर रावण से मिलने पहुंचे। पिछले दिन देवबंद में कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। चंद्रशेखर से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि चंद्रशेखर अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन पर जो ये जानलेवा हमला हुआ है, इस हमले की गहराई से जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि चंद्रशेखर को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। आपको बताते हैं कि विधायक उमेश कुमार आसाम में 7 दिवसीय प्रवास पे थे।
लेकिन चंद्रशेखर पर हुए हमले की सूचना मिलने के बाद वो प्रवास बीच में ही छोड़कर उनका हालचाल जानने सहारनपुर आए। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर उनके भाई की तरह है। मुलाकात अच्छी रही और उन्हें देख के मुझे बड़ा सुकून भी मिला, क्योंकि ईश्वर की कृपा से स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिल रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है जिसके चलते कोई खतरे वाली बात नहीं है। प्रभु की कृपा है और भाई जैसे लगातार आम आदमी के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमेशा आगे भी ऐसे लड़ते रहेंगे। दिनाड़े हमला हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सरकार से ये कहना है कि इसका संज्ञान गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये तो उनकी किस्मत थी कि वो बच गए, वरना कोई भी घटना घट सकती थी। तो मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि उन्हें उच्च स्तरीय सुरक्षा दी जाए, और क्योंकि सुरक्षाएं उत्तर प्रदेश में काफ़ी ऐसे लोगों को भी मिली हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उनको सुरक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। और भाई चंद्रशेखर जी को कम से कम उत्तर प्रदेश की Z+ की सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि वो समाज हित के जो काम है लगातार उनके जारी रख सकें और इस हमले से उनका मनोबल ना टूटे, उनके समर्थकों का मनोबल ना टूटे और सुरक्षित रहें। अब खबर बागेश्वर के गरुड़ से है, जहां गरुड़ के टीट बाजार में कलमठ बंद होने के कारण काश्तकारों की खेती प्रभावित हो रही है। वहीं लोगों के घरों में पानी भी घुस रहा है, जिससे स्थानीय निवासी और काश्तकार खास से परेशान हो गए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग से तत्काल कलमठ खोलने और जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कलमठ बंद होने के कारण बरसात का पानी घरों में घुस रहा है, काश्तकारों के खेतों को भी काफी नुकसान पहुँच रहा है। नाला तकरीबन पिछले 10 सालों से यहाँ पर बंद है और ये कलमठ तो कई बार खुल चुका है और लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके नल इसमें कई बार टूट चुके हैं। लोग नल हिलाते हैं, बट वो पूरा यहाँ पर नाला ऐसा भरा पड़ा है, पानी इसके अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है कि ये नाला पिछले 10 साल से देख रहा हूँ मैं, ये खुला नहीं है। और यहीं पर से 20 मीटर की दूरी पर मेरा घर है और उस घर के आगे नाला इतना ब्लॉक है कि पिछले साल के बरसात में वहाँ पर तकरीबन 2.5 फीट पानी भरा और मेरे नीचे फ्लोर तक पूरा नीचे कमरों तक पानी भर गया है। इसमें कोई मेंटेनेंस पिछले 10 साल से मैंने देखा नहीं है। आपका नाम क्या है? मैं दीवानगिरी गोस्वामी। ये कहना चाहती हूँ, क्या कहते हैं, ये नहर बंद होने के कारण हमारे खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है और कितने साल 10-15 साल से नहर बंद होने के कारण हम रोपाई और गेहूं में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस नहर बंद होने के कारण हम बहुत परेशान हैं। मेरा नाम सोवा टमटा। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी द्वारा एजर ट्रायल के दौरान थल केदार ट्रैकिंग रूट का भ्रमण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी के साथ उक्त ट्रैकिंग की जानकारी लेने के साथ ही ट्रैकिंग रूट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजाति के पौधों और जंगली जानवरों संबंधी, जिस पर उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा थल केदार मंदिर पहुंचकर पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। थल केदार मंदिर में पौधे भी रोपे गए, वहीं थल केदार मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। अब खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां लक्सर नगर में रेलवे ट्रैक पर शनिवार सुबह बुजुर्ग की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल लक्सर जीआरपी की थाना अध्यक्ष ममता गोला को लक्सर मुरादाबाद रेलखंड पर किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंची। घटनास्थल का दायरा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण कोतवाली पुलिस को अवगत कराया गया। मृतक के शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए गए। वहीं लक्सर कस्बा चौकी प्रभारी विपिन कुमार के मुताबिक मृतक की पहचान 65 वर्षीय सलेख चंद्र थाना क्षेत्र पुरकाजी बताई जा रही है और मृत्यु का कारण ट्रेन से गिरकर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, तो मौके पर जीआरपी पुलिस और आरपीएफ गई थी। वहां जाकर देखा तो एरिया सिविल का था। सभी सिविल पुलिस को भी सूचित किया गया। सिविल पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ तीनों लोग वहां मौजूद थे। सब ट्रैक से अलग पड़ा हुआ था। रेलवे यातायात में कोई व्यवस्था नहीं था। सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा सबकी निस्तारण प्रक्रिया के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की गई। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है। इसी बीच भाजपा नेता के घर की सुरक्षा दीवार भी बारिश के कारण गिर गई है, जिससे 2-3 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। मौके पर मौजूद भाजपा नेता भगत राम कोठारी ने स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर सुरक्षात्मक दीवार के काम को रुकवाने का आरोप भी लगाया और वहीं न्यायालय की शरण भी ली है। 100 साल से भी ज्यादा पुराने काशी विश्वनाथ महादेव जी के शरणागत रहता हूँ। उनका मंदिर है प्राचीन बहुत, यहाँ पर मेरा परिवार उनके शरणागत रहता है। हम लोग यहाँ की पूजा पाठ अर्चना सभी कुछ हम लोग देखते हैं, भगवान के श्रृंगार करते हैं। यहाँ पर ये गंगा जी के तट पर है, माँ गंगे मैया के तट पर है और इसमें सुरक्षात्मक दीवार पूर्व में सिंचाई विभाग द्वारा लगाई गई थी, जिससे कि घर की मंदिर की सुरक्षा होती है।
तो उसको सुरक्षात्मक दीवार का नाम दिया गया है, जो कि त्रिवेणी घाट से लेकर बैराज तक गई है। इस सुरक्षात्मक दीवार की देखरेख, उसको समय समय पर ठीक कराने का काम उसी विभाग का जिसके द्वारा ये बनाई गई थी, यानी कि अभी तक जो कहा जाता है वो सिंचाई विभाग का है। मैंने सिंचाई विभाग वाले लोगों से कई बार वर्बल भी कहा पिछले 4-5 सालों में 6 सालों में कि आप लोग इसको ठीक करा लीजिए, तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि जी आप स्वयं के खर्चे से करा लें। तो मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी 5 वर्ष पहले उनको, 4 वर्ष पहले, कि मैं अपनी ये दीवार की सुरक्षा करना चाहता हूँ। तो उनके द्वारा उसमें परमिशन दी गई कि आप स्वयं के खर्चे से करा लें। कुछ शर्तें लिखी गई जिनका अनुपालन किया जाना। कार्य प्रारंभ करने से पहले मेरे द्वारा सहायक अभियंता ऋषिकेश को बता दिया गया कि मैं कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ, आप देखने आते ही। उन्होंने कहा आप कार्य कर लीजिए, हम लोग अपने विजिट कर लेंगे। उसके बाद कार्य प्रारंभ कर दिया गया फरवरी माह में, 15 से 20 फरवरी को। तो अचानक जो है ये कार्य को 10 दिन के बाद रोक दिया जाता है और विभाग के द्वारा ही रोक दिया जाता है। विभाग के द्वारा ही रोकने के लिए कह दिया जाता है कि आप हमारी ज़मीन को खुरदबुद कर रहे हैं, इसको तत्काल प्रभाव से रोक दें। उसके बाद उस समय मैं बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ कंट्री था। मैं वापस आया जब, तो मेरे द्वारा तुरंत उच्चाधिकारियों से संपर्क करके, विभाग के उच्चाधिकारियों से संपर्क करके तो पुनः परमिशन ली गई, जो कि परमिशन पुनः उसी कार्य के लिए, उसी जगह के लिए जिस जगह पूर्व में हो रहा था, उसी कार्य की परमिशन उच्च अधिकारियों द्वारा, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD लेवल 1 इरिगेशन उत्तराखंड के द्वारा दी गई कि आप अपना कार्य कर सकते हैं। अचानक उस कार्य में फिर 15 दिन हो जाने के बाद उसको रोक दिया जाता है। कोई नोटिस मुझे नहीं मिलता कि कारण बताइए या क्यों आपको एकदम से रोक दिया जाता है। तो जो जानकारियाँ मिली हैं उसके अनुसार जो कार्यों को रोका गया वो स्थानीय विधायक और मंत्री के कहने से रोका गया, क्योंकि वो मेरे साथ कुछ व्यक्तिगत रंजिश रखता है या राजनीतिक रंजिश रखता होगा। क्योंकि मेरे द्वारा एक बड़ा कार्य किया गया था, जो अभी आज से 5 साल पूर्व, लगभग 5 साल पूर्व हुआ है, कि मेयर के चुनाव में मेरी पत्नी भी, मेरी धर्मपत्नी चारुमातु कोठारी भी कैंडिडेट थी, जिनका नाम पार्लियामेंट्री वोट से फाइनल हो गया, जो टीवी में भी आया कि उनको मेयर का प्रत्याशी घोषित किया जाता है, उत्तराखंड का मेयर का प्रत्याशी घोषित किया जाता है। उसके बाद मेरी पत्नी ने निर्दलीय एक पर्चा भरा और फिर उसको विड्रॉल कर लिया संगठन के कहने से। संगठन का सदैव हम आदर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के फिर से नेतृत्व ने हमसे कहा और हमने वापस ले लिया। उसके बाद जिसको भी टिकट मिला, उनका नाम अनिता मंगाई था, उनके लिए हमारे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा बहुत कार्य किया गया, जो पूरा शहर जानता है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा जानती है, और वो जीती, बहुत भारी मतों से जीती। तो जो रंजिश है वो इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आपने क्यों जितवाया। जो हमारे व्यक्तिगत जो स्वभाव था या बातचीत थी विधायक के साथ, उसमें यही चीज़ आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें आपस में बात कर लेनी चाहिए थी कि क्या करना है। अब अगर भाभी का टिकट नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमें तय करना चाहिए था, यानी कि हराने का काम करना चाहिए था। क्योंकि 20 वर्षों से लगभग 20 वर्षों से यहाँ पर स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल है। अब खबर खानपुर से है, जहां खानपुर के शेखपुरी गांव निवासी एक निजी चिकित्सक त्रिलोक सिंह से इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड गोल्डी बरार के नाम पर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। खानपुर थाना पुलिस ने गोल्डी बरार के ऊपर रंगदारी मांगने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शेखपुरी निवासी त्रिलोक सिंह ने खानपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो गोवर्धनपुर गाँव में हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर संचालित करता है। बीती 27 जून को उसके पास एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले ने अपना नाम गोल्डी बरार बताया और उससे 20 लाख रुपए देने की मांग की। 20 लाख रुपए न देने पर उसे और उसके परिवार को सिद्धू मूसेवाले की तरह जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने के बाद उसका परिवार भयभीत है। खानपुर थाना पुलिस ने गोल्डी बरार पर रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लक्सर के सीओ मनोज ठाकुर ने बताया कि गैंगस्टर गोल्डी बरार के नाम से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस मामले में खानपुर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 6 महीने से मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। 6 महीने पहले मुझे कॉल आई थी तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया था कि हो सकता है वैसे ही फ्रॉड कॉल हो कोई, ठीक है। तो उसके बाद में मुझे अब 3 दिन से लगातार धमकियां मिल रही हैं, बच्चे को जान से मारने की, मेरे बच्चे को उठा लेने की, ठीक है, मुझे जान से मार देने की, ठीक है। तो 20 लाख रुपए की मांग की गई है मुझसे। तो ये मेरे को बोल रहा है कि मैं गोल्डी बरार का शूटर हूँ, गोल्डी बरार के गैंग से हूँ, ठीक है, और किस्तों में पैसे देने की भी बात कर रहा है। बंदा बोला ठीक है देना तुझे 20 लाख ही, लेकिन कम थोड़े थोड़े करके दे दें, नहीं देने पर पुलिस को बताने पर मैं तुझे मार दूंगा। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस बंदे को मेरी लोकेशन पता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ आ रहा हूँ, ठीक है।
और जैसे मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो इस बंदे को पता है कि इसके घर में गेस्ट आ गए। अगर कोई बंदा मेरा कोई रिश्तेदार अपनी मेरी सुरक्षा के लिए या अपना वेपन लेके आ रहा है तो उसको ये भी पता चल रहा है कि इसके जो रिश्तेदार आ गए हैं वेपन लेके। ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिसमें वो मुझे बोल रहा है कि रिश्तेदार को बुला लिया है आपने, या हथियारों वाले बंदे बुला लिए हैं तने, पुलिस को बता दिया है। तो इसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज करके छानबीन में जुट गई है पुलिस। और पुलिस प्रशासन, रात भी पुलिस थी हमारे साथ यहाँ पर, मेरे घर पे भी पुलिस आई है और कल भी लगातार मैं पुलिस के टच में रहा हूँ। और जो लक्सर कोतवाली हो गया या लक्सर चौकी हो गया, ये लोग पूर्णतः मेरे टच में हैं। और खानपुर से जो हमारे एसओ साहब हैं मनोहर भंडारी जी, वो आज सुबह भी मेरे अस्पताल में आए थे, काफ़ी देर तक बैठ के गए हैं और लगातार मेरे से बात कर रहे हैं, इस मामले को मिलकर छानबीन कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की जड़ तक पहुंच जाएगी बहुत जल्दी, और पुलिस प्रशासन पर तो मुझे पूरा भरोसा है। कल ये थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो यहाँ पर कानपुर में जिनका हॉस्पिटल है, उनको धमकी मिली थी गोल्डी बरार के नाम से। 20 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी। उनके द्वारा इस पर तहरीर दी गई और इसमें कानपुर पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है। और इसमें हम लोग द्वारा SOG को, साइबर सेल को हम लोगों द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है। जैसे भी इसमें कार्रवाई प्रकट होगी वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हेलो हेलो, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, की हाल है? ठीक हो? जी, सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। आगम जी रिपोर्ट डॉक्टर साहब, मैं गोल्डी बरार गल कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलो जी। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी, दसो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੋਟਿਸ ਕਦ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੂ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਮੈਂ? 20 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਆ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੱਸੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜੇ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਖਾਓਗੇ? ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਸਿੰਧੂ ਮੂਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਖਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਰ ਦੱਸ। ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂਗਾ? 20 ਲੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, 20 ਲੱਖ ਆ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਟਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਣੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ? ਹੈਲੋ, ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ।
कर ली कल हेलो कल कॉल करेंगे, कल पिछले टाइम कॉल करेंगे, सोच ले समझ ले, ये शोर शराबा करेगा वाहे गुरु की कसम चुप के कहना तू मेरा वीर लग, मैं तेन वीर कह रहा, बहुत बड़ा तेरा नुकसान हो जाना। बस प्यार नाल ना मैं तेन कल शामी कॉल करांगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके 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 ओके, टेंशन नहीं लेनी। जिद तक मैं तुम ओके की आवाज नहीं देनी उदों तक तुम कोई बंदा नहीं ऑफ कर सकता, जिथे मर्जी फिर ले, जो तू जवाब दे जाना उदों तेरा काम होना, मैं तुम सीधी दस सकता, ठीक है ना? ठीक है, हूँ तेन कोई टेंशन नहीं, जिथे मर्जी जा तू, ओके ठीक है। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानीला में लगभग 4 करोड़ की लागत से नए भवन में चिकित्सा कक्ष के साथ कार्मिकों और चिकित्सा अधिकारी के लिए आधुनिक आवास कक्षों का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को सल्ट विधायक महेश जीना ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 4 करोड़ की लागत से बनने वाले राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का शिलान्यास किया। सल्ट विधायक महेश जीना ने अपने संबोधन में कहा कि भवनों के निर्माण के बाद 1 करोड़ रुपए हॉस्पिटल में अलग से मशीनों के लिए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुष्करधामी सरकार सल्ट के चहुमुखी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मानीला में हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी के द्वारा 4 करोड़ की लागत से अस्पताल का सुदृढ़ीकरण का कार्य का शुभारंभ हुआ। इसमें हमारे अस्पताल में एक टाइप ए का फ्लैट बनेगा और टाइप 2 के 6 फ्लैट बनेंगे तथा साथ ही PSC सेंटर भी बनेगा। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि इसमें सिर्फ आवासीय निर्माण होना है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर जो 4 करोड़ में से पैसा है वो अस्पताल के निर्माण के लिए है, लेकिन साथ ही डॉक्टर और उस जो स्टाफ है उसके लिए भी साथ ही अगर भवन निर्माण हो तो उसमें क्या होता है कि 24 घंटे की सुविधा हमारे अस्पताल को जो है स्टाफ की मिल पाएगी। इसी को मद्देनजर रख के ये फ्लैटों का भी निर्माण हो रहा है और यहाँ पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अन्य सुविधाएं भी अस्पताल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दी जाएगी। और इसी के साथ मानीला के लोगों को इसका की शुभकामनाएं मैं देते हुए और अच्छे सेवाओं की कामना करते हुए आप सभी को धन्यवाद। अब खबर धनौल्टी से है, जहां मसूरी से लगे टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत पौराणिक राजमोड़ मेले का आयोजन अगलाड़ नदी में किया गया, जिसमें जौनपुर, जौनसार, रवाई क्षेत्र के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मेले में शिरकत की और लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में हजारों लोगों ने मछलियां पकड़ी। आपको बता दें कि टिहरी जिले के अंतर्गत पौराणिक मोड़ मेला सैकड़ों वर्षों से आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें टिहरी रियासत के राज परिवार के लोग भी शामिल होते थे। इस मेले की शुरुआत टिहरी नरेश के द्वारा की गई थी, जिसमें स्वयं महारानी के साथ वो शामिल होते थे। इस मेले में टिमरू पाउडर को नदी में डालकर मछली पकड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें सबसे अधिक मछलियां पकड़ने वाले को पुरस्कृत भी किया जाता है, जिसमें जाल, कुंडियाला, फटियाला और हाथों से मछलियां पकड़ी जाती हैं। माना जाता है कि टिमरू पाउडर डालने से जहां नदी साफ होती है वहीं मछलियां भी कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाती हैं, जिसके बाद फिर से जीवित हो जाती हैं। इस मेले में बच्चे, बुजुर्ग, युवा पारंपरिक मछली पकड़ने और औजारों से नदी में उतरते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, जिसे प्रसाद स्वरूप मेहमानों को परोसा जाता है। भारत का ये अनूठा मेला होता है जिसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और नदी की सफाई करना होता है, ताकि मछलियों को प्रजनन के लिए साफ पानी मिल सके। इस अवसर पर ग्रामीण विनोद सजवान ने बताया कि जौनपुर की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें जौनसार के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं और इस मेले का आनंद लेते हैं। ऐतिहासिक और राजमोड़ है जिसको हम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है इसको, और एक पारंपरिक तरीके से मनाते हैं लोग, संस्कृति पर आधारित ही हमारा राजमोड़ है। इसमें हमारे पूर्व में राजा लोग भी शिरकत करते थे इस मोड़ मेला में, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ की जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हम इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और जो यहाँ जो एक सफाई करने का भी हमारा एक ढंग है, जो यहाँ प्लास्टिक और जो भी कचरा उचरा पड़ा रहता है नदियों किनारे, इसकी भी सफाई हो जाती है, जो भी खरपतवार वगैरह होती है वो भी नष्ट हो जाती है। ये हमारा उत्तराखंड का बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और सदियों से चला रहा है। इस मेले में हजारों की तादाद में पुरुष लोग आते हैं, विशेष तौर पर पुरुषों का मेला है। मुख्य रूप से ये इस मेले में 7 पांतीदार है। इस बार की जो पांती है वो लाल की है और काफ़ी संख्या में लोग इस मेले में आ रहे हैं और ये हमारा एक संस्कृति का एक हिस्सा है। धन्यवाद। अब खबर मुंशियारी से है, जहां विकासखंड मुंशियारी के बोथी गांव निवासी हयात सिंह दानू मुंशियारी के उच्च हिमालय क्षेत्र जोहार घाटी में बिल्लू के बुग्यालों में अपने मवेशियों को चराने गया हुआ था। इस दौरान पैर फिसलने से वो खाई में गिर गए और घायल हो गए, जिसके बाद साथियों ने किसी तरह से उन्हें बिल्लू से बोगड्यार तक पहुंचाया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना तहसील जिला प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उच्च हिमालय क्षेत्र के लिए रवाना हुई, जिसमें एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों की मदद से घायल हयात सिंह दानू को स्ट्रेचर के माध्यम से करीब 12 किलोमीटर पैदल चलकर मेन रोड लीलम तक लिया है, जिसके बाद करीब 11 बजे रात वाहन की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी लाया गया। अब घायल हयात सिंह दानू के स्वास्थ्य में पहले से सुधार बताया जा रहा है। वहीं घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों और बोथी गांव के ग्रामीणों ने एसडीआरएफ का आभार भी जताया है।
अब खबर पिथौरागढ़ के बेरीनाग से है, जहां गंगोली हाट नगर के मध्य में स्थित मां छिमाल देवी मंदिर में आयोजित भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ के 9वें दिन कथा व्यास शास्त्री किशोर जोशी और रोहित चंद्रशेखर कोठारी ने मुख्य यजमान बबलू पांडे के हाथों विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच गणेश पूजा, देवी पूजा आदि अनेक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। भागवत कथा समाप्ति के बाद पुस्तक पूजन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में देर रात्रि तक कीर्तन भजन का भी आयोजन किया गया। हाट पटकुड़ा सहित स्थानीय जनता के सहयोग से नगर के मध्य में स्थित मां क्षमा देवी मंदिर में 40 वर्ष बाद आयोजित भागवत कथा से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया है। भागवत कथा श्रवण के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। क्षमा देवी मंदिर समिति ने कथा श्रवण करने एवं महाभंडारे में 30 जून को प्रसाद ग्रहण करने के लिए समस्त क्षेत्र की जनता से आह्वान किया है कि मंदिर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला में कांग्रेस जिला परवादून की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर आगामी लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में मजबूती के साथ कार्य करने के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल और पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट और प्रदेश नेता गौरव चौधरी ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री के जुमलों से तंग आ चुका है। देश में सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश अनेकता में एकता की भावना का देश रहा है, पर आज राजनीतिक लाभ कमाने के लिए भाजपा प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल हताशा और निराशा से भरे रहे। यूसीसी को भी आम लोगों के शोषण वाला कानून बताते हुए इसका विरोध करने की बात कही गई। काफ़ी दिनों बाद एक विस्तारित कार्यकारिणी की मीटिंग परवादून कांग्रेस कमेटी की आज हो रही है और जो हमारे फ्रंटल संगठन है, ओबीसी हो चाहे एससी प्रकोष्ठ हो चाहे महिला हो, इनमें नियुक्ति होने के बाद अब कार्यकारिणी की नई नियुक्तियाँ हो रही हैं, क्योंकि 2024 हमारे सामने और उससे पहले हमारे पास नगर पालिका, नगर निगम और कोऑपरेटिव के इलेक्शन है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम भी बिल्कुल बूथ लेवल तक इस कार्य को शुरू कर दें, क्योंकि गठन अब जब कार्यकारिणी का हो जाएगा तो हम इस पे बूथ पे हमने जो 11 लोगों की टीम तैयार करी है उसके बाद उनकी नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। तो हम नहीं चाहते कि हम इसमें पीछे रहें किसी भी मामले में, और अगर बूथ मजबूत होगा तो हम सोचते हैं हम कोई भी इलेक्शन को जीत सकते हैं। तो इसी वजह से आज सारे लोग यहाँ पर विस्तारित बैठक। जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार यहाँ भानेवाला क्षेत्र में आज हुआ है और परवादून क्षेत्र में, क्योंकि डोईवाला विधानसभा, ऋषिकेश विधानसभा, रायपुर विधानसभा का पंचायत का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, दूसरा मसूरी विधानसभा के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से सब साथी यहाँ पहुँचे हैं और सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हमारा यही जो कांग्रेस की जो काम है, विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुँचाने का काम आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उस पर हम लोगों की बात अभी चल रही है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे तो एक हैं ही हैं जिनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं, मगर जो क्षेत्र के विशेष तौर पे डोईवाला क्षेत्र, ऋषिकेश क्षेत्र, आसपास की जो सड़कों के हैं, आज भी सड़कें टूटी हैं, आज भी बिजली पानी की मूलभूत समस्या के लिए जनता आज संघर्ष कर रही है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। तो उसके जनता की आवाज़ बनकर हमें आगे बढ़ना है। और दूसरा, नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव, डोईवाला नगर पालिका का चुनाव है, ऋषिकेश नगर निकाय का चुनाव है, उसमें हम लोगों की बूथ कमेटी का काम बहुत ज़ोर से चल रहा है। हम लोग के सेक्टर प्रभारी बनाए जा रहे हैं। तो आगामी समय में हम लोग जो आने वाला चुनाव है, पूरी कोशिश रहेगी कि संगठन मजबूत रहकर आगे काम करेगा। अब खबर टिहरी से है, जहां टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान के नेतृत्व में जिला सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया और ज्यादातर समस्याएं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई थी। कई जगह बच्चों के लिए बैठने के लिए सही व्यवस्था न होना, साथ ही स्कूलों में जर्जर स्थिति के होने के कारण सदस्यों ने अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की सदन में नसीहत दी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग से संबंधित मामले भी सदन में छाए रहे। हालांकि सदन में इस बार कम सदस्यों की संख्या नजर आई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि अधिकारी सदन में आधी अधूरी तैयारी के साथ न पहुंचे। सदन में पहली बार टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। सदन की कार्रवाई के दौरान सदस्यों ने अधिकारियों पर भी विकास कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। बैठक के दौरान कुछ ही जिला पंचायत सदस्य बैठक में उपस्थित रहे। अधिकतर सदस्य नदारत रहे और कुर्सियां खाली पड़ी रही। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।